देते हो। ऐसे रूल ऑफ लॉ का सिस्टम चल नहीं सकता है। और ये सिर्फ हमारा केस में तो वर्बल ऑर्डर का है और रिटन ऑर्डर का है। अगर आप ये दूसरा केस जो है, जो पुलिस केस है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया, इस पे भी मैं हैरान हूँ। ये तो ऐसे लग रहा है कि ये 18वीं आईन के खिलाफ फैसला है, ये हमला है डेवोल्यूशन पे। पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो 18th अमेंडमेंट से पहले प्रोविंशियल सब्जेक्ट हमेशा से रहा है। और इन द सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने ये माना भी, उन्होंने कहा ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर और उसके मुताबिक हमने एक्शन भी लिया, अभी भी काम कर रहे हैं पुलिस रिफॉर्म्स पे। लेकिन फिर रिटन ऑर्डर में कुछ और बात आती है कि नहीं जी, एक्चुअली ये फेडरल भी इस पे लेजिस्लेट कर सकती है। तो दिस ऑब्वियसली वी डू नॉट एग्री। ये पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा 18th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट से पहले उसके खिलाफ है और हम रिव्यू में जाएंगे। लेकिन मैं सियासी जद्दोजहद भी लड़ूंगा, मैं अवाम तक पहुँचाऊँगा ये बात कि मुख्तलिफ सियासी जुडिशल हर जगह से 18वीं आईन जमहूरियत पे, उनके हक पे हमले हो रहे हैं। जैसे कि हमारा NICVT, JPMC, NICH के हॉस्पिटल्स जो सिंध का पैसा से, सिंध की मेहनत से आज दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल्स है। मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, जर्नलिस्ट को भी, सियासतदान को भी, आप जाके 2007 का NICVT को देखे, 2007 का JPMC को देखे, 2007 का NICH को देखे और 2018 का इन हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन जरा करें। 2018 में NICVT दुनिया के सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, जहां आपको मुफ्त इलाज मिलता है। कराची समेत पूरा सिंध में मैंने इनका छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोले हैं। NICH को भी हमने बहुत इंप्रूव किया है। JPMC को हमने बहुत इंप्रूव किया है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिया है, जहां आपको साइबर नाइफ जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू मुफ्त इलाज कैंसर के लिए मिलता है, जो पूरा दुनिया में सिर्फ 200 मशीन्स है और उनमें से 2 मशीन्स मेरा JPMC में। ये सिंध के हॉस्पिटल्स है, ये पाकिस्तान का आईन कहता है कि ये सिंध के हॉस्पिटल्स है। हम आपको हमारे हक नहीं छीनने देंगे। हम जुडिशल रिव्यू में जा रहे हैं और मैं अवाम के पास जा रहा हूं। इस साजिश को हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। ये नहीं हो सकता है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 30 इयर्स के लिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए जद्दोजहद करे, अपनी जान दे दे, उसका पार्टी मुंतखब हो, हम कंसेंसस के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करे 18th अमेंडमेंट की सूरत पे, और फिर कोई अनइलेक्टेड फर्द, कोई डिक्टेटर, कोई आमिर, कोई और एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से हमारा इतना मेहनत है, जिसमें हमारा खून शामिल है, हमारा पसीना शामिल है, उसको एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से खत्म करे। ये नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक पे, मुआशी हुकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक नजरियाती पार्टी है और हमारा नजरिया आपके सामने है। हम इस नजरिया पे 3 नस्ल से जद्दोजहद कर रहे हैं। हम जमहूरियत पसंद जमात है, तरक्की पसंद जमात है, और हम दहशतगर्दों के खिलाफ है। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में दहशतगर्दों को ललकारा, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और शहादत कबूल की। और जब से मैं सियासत में हूँ, मैं दहशतगर्दों के खिलाफ, कलअदम तंजीमों के खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहा हूँ। और नेशनल एक्शन प्लान की अमल के लिए मैं कब से आप सब के साथ बोर हुए होंगे, मैं कितने बार नेशनल एक्शन प्लान की जो अमल है इस पर बात करता आ रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये अजीब मैसेज जाएगा दुनिया को कि दुनिया को क्या, आप ऑपोजिशन को कैसे कन्विंस करेंगे?
आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज़ को कैसे कन्विंस करेंगे कि हुकूमत सीरियस है ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या कलदन तंजीमों के ख़िलाफ़ कदम उठाना, जबकि हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन में, जहां कलदन तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि पीटीआई को सपोर्ट मिले। अगर अकाउंटेबिलिटी मौजूद है ऑपोजिशन के लिए, अगर आप ऑपोजिशन को अरेस्ट कर सकते हो, ऑपोजिशन को इतना आसानी के साथ ट्रायल कर सकते हो, ऑपोजिशन को छोड़े जो भी क्रिटिक है इस हुकूमत का, चाहे वो ऑपोजिशन के सियासतदान हो या छोटा सा ब्लॉगर हो या फाटा से ताल्लुक रखने वाला हो, एक नौजवान हो, पूरा स्टेट अपैरेटस उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एनआरओ, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो। ये कैसा हो सकता है कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कलदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कलदन तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। स्पीकर सिंध असेंबली को झूठे इल्जाम, एसेट्स बियॉन्ड मींस जैसा झूठे इल्जाम पे इस्लामाबाद से अरेस्ट करवा सकते हो। अब क्या कोई कलदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं, उस पे जरा जेआईटी बिठाए। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसलिए हम कलदन तंजीमों का मुकाबला किसी प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी इंडिया की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी अमेरिका या जर्मन की फोन कॉल की धमकी की वजह से नहीं कर रहे हैं। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, और कब से कर रहे हैं। कल भी ये हमारा मुतालबा था और आज भी हमारा मुतालबा है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, पाकिस्तान को बचाओ। और ऑब्वियसली हुकूमत की नीयत पर शक होगा, ऑब्वियसली हुकूमत की नीयत पर शक होगा। अगर हमारा जो वजीर आजम है ऑपोजिशन के खिलाफ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मगर कलदन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, कलदन तंजीमों और मोदी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। बस ऑपोजिशन उसके नजर में होता है। ये किस किस्म का वजीर आजम है? आपने अपना मुल्क की वजीर आजम बनना है, आपने अपने मुल्क के मुखालफीन का मुकाबला करना है, सिर्फ आपका जाती या सियासी मुखालफीन का नहीं। काश हम इनका नीयत पे शक ही होगा। इलेक्शन के दौरान जैसे मैंने कहा, मिली मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ गलत तंजीमें थे जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे सिर्फ इसलिए लाए गए ताकि पीटीआई को फ़ायदा हो। यहाँ तक कि HUM, मैं उनका क़यादत का नाम भी नहीं लेना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आई फील लाइक HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का कलदन तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है पीटीआई का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। तो फिर हम कैसे कबूल करें कि आज आप कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे? हम सिर्फ तब कबूल कर सकते हैं, हम सिर्फ तब मान सकते हैं जब आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिखाए तो सही। एक मेरा पुराना डिमांड में है, मैं आज भी रिएटेट कर रहा हूं कि हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी
needs to be formed of both houses of parliament, जो हमारा पूरा जो मुल्क का जो national security policy है उसका oversight हो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थ्रू, नेशनल एक्शन प्लान की implementation का चेक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी of both houses should check the implementation of the national action plan, and PTI has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of banned organizations. They have to draw a line in the sand कि वो पुराना PTI था और अब नया PTI बन गया है. We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign, and still to this day believes कि अगर आप banned organizations के खिलाफ बात करते हो, अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हो, अगर आप डिमांड करते हो कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान से लेके फाटा तक इस मुल्क की बेगुनाह औरतें, इस मुल्क के बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है, उनके खिलाफ एक्शन लो, तो फिर आप मुल्क दुश्मन बयान कर रहे हो. इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है. दूसरा एक मिनिस्टर भी मौजूद है जिसका वीडियो वायरल काफ़ी दफ़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, जहां वो कह रहा है कि जब तक तरीके इंसाफ का हुकूमत होगा तब तक एक स्पेसिफिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा. नाउ जब तक ये ज़हनियत कैबिनेट में मौजूद है, हम नहीं मानते कि आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हो. और एक और वजीर है जो कि आप समझे एक वेटरन है, जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में वजीर बन जाता है, एक खास ज़हनियत की माउथ पीस है, एक खास ज़हनियत, एक गैर जमहूरी ज़हनियत की माउथ पीस और प्रोपेगेंडिस्ट है, जिसका ना सिर्फ पास स्टेटमेंट्स मौजूद है, ना सिर्फ हिज अटेंडेंस at banned organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet ताकि opposition, पाकिस्तान की opposition माने कि ये लोग सीरियस है और ये वाकई ही कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं. तब तक हम नहीं मानेंगे. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अपना केस बहुत सही तरीके से हमने यूनिफाई होके, पूरे ऑपोजिशन यूनिफाई होके पूरा कौम के सामने और पूरा दुनिया के सामने रख दिया. लेकिन अब जैसे मैंने अपना नेशनल असेंबली की स्पीच में भी कहा था कि वी हैव शोन वी कैन टॉक द टॉक, इट्स टाइम टू वॉक द वॉक. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, ये मेरा जिम्मेदारी है. वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसमें मैं ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूँ. मेरे पे ये फ़र्ज़ है कि मैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखे, उनका एक्सेसेस को चेक करे, उनके जो हमले हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, उनको एक्सपोज करे. अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो सलूक किया जा रहे हैं उनके मुखालफीन के साथ, उसको हाईलाइट करना. इनके जो वादे हैं, इनके कमिटमेंट्स हैं, जो उनका मैनिफेस्टो में भी कमिटमेंट था और अभी पब्लिकली भी हर जगह जाके कह रहे हैं कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कलदन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे, ले रहे हैं. आई हैव टू कीप देम अकाउंटेबल, एंड आई कैन ओनली बिलीव that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament,
distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की हमारा वफाकी निज़ाम की मजबूती के लिए, हमारा सर्वाइवल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये ज़रूरी है. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. आप सब के सामने जो हशर किया जा रहा है हमारा मुल्क का मईशत के साथ, वो आपके सामने है. अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं. गैस महंगी, बिजली महंगी, खाने पीने के अशिया महंगा, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है. इतना इनडिसाइसिवनेस है. हमारा वजीर मईशत पे काम करने के बजाय अपोजिशन के पे तनकीद करते हैं. तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी जद्दोजहद, इंसानी हुकूक का जद्दोजहद और मुआशी इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगा. और मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया और मिशन को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह ताला. आप सबका बहुत शुक्रिया. अभी मैं आपका सवाल लूँगा, लेकिन मैं जमील से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोऑर्डिनेट करें हमारे लिए. चेयरमैन साहब ये बताइएगा, वकील फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज़ ये बताइएगा कि इस सूरत-ए-हाल खुसूसन नैब की कार्रवाई और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आला हाउस में, जिसके बाद इन नैब की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया था. वो एहतजाजी तहरीक आपकी कहाँ 2 हफ्ते गुजर गए. और दूसरी बात ये कि आप फेडरल गवर्नमेंट पर तनकीद करते हैं, अच्छी बात है. सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी को भी देखते हैं कि जो 10 साल में कराची का कचरा साफ नहीं कर सकी और पानी नहीं दे सकी पीने का. थैंक यू. जहाँ आपकी पहली सवाल की बात है, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एहतजाज का ऐलान किया था. हमने मुल्क का मफाद में और हमारा यूनिटी को अंडरमाइन ना करने पे उस एहतजाज को डिले किया, लेकिन अभी तक वो एहतजाज और सोच हम रखते हैं. और वो सियासी जद्दोजहद जिसका मैंने जिक्र किया वो चलेगा. जहाँ तक ये सियासी सवाल था हमारा सपोजिड इनकॉम्पिटेंस पे, ये जो गैर जमहूरी ताकतों के टॉकिंग पॉइंट्स है कि पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी गवर्न नहीं कर सकती, तो फिर आप सिंध के अवाम से ये सवाल करें कि तीसरी बार हमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मैंडेट के साथ इतने सारे रिगिंग के बावजूद, धमकियों के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद हमें तीसरी बार क्यों मुंतखब किया. उन्होंने इसलिए मुंतखब किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर सिंध में तारीख के सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और अकम्पलिशमेंट्स की. आप अगर सिंध की बात करते हो तो हमारे आप जो भी सेक्टर उठाना चाहे, हमारा हुकूमत आने से पहले रिवर इंडस पे सिर्फ पूरा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 5 ब्रिजेस बने. हमारे हुकूमत में 5 और ब्रिजेस बने. जिस लाइनिंग ऑफ द कनाल्स 1800 किलोमीटर्स ऑफ लाइनिंग्स ऑफ द कनाल्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने की है, ये तारीखी कामयाबी है. वाटर प्रिजर्वेशन के लिए ये एक इनकलाबी एफर्ट था जो नज़र नहीं आता, लेकिन जो फ़ायदा है आम आदमी तक पहुंचता है. अगर कोई सूबा में, आप मुझे बताएं, अगर कोई सूबा में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मुफ्त दिल का इलाज मिले, मुझे बताएं. अगर कोई और सूबा में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी का मुफ्त जो कैंसर का इलाज जो सिर्फ 200 मशीन्स है बाकी दुनिया में और महंगा तरीन इलाज होता है आपको मिलता है, आप मुझे बताएं. अगर कोई और सूबा पीपल्स पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम अपना पैसा से चला रहे हैं, आप मुझे बताएं. बिकॉज पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो है वो सिंध हुकूमत, वो वाहिद प्रोविंशियल हुकूमत है जो BISP के साथ साथ अपना पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला रही है जिसमें 900,000 ख़वातीन फ़ायदा उठा रहे हैं. तो हमारे काफ़ी मंसूबे हैं, लेकिन वफाक सिंध की तरक्की रोकना चाहते हैं.
वफाक आपका पानी नहीं देता आपको, जो गैस आपका हक है आप पैदा भी करते हो वो भी नहीं देते हैं, और जो पैसा आपका ड्यू है 120 बिलियन रुपीस इज ड्यू फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ सिंध। आप सोचे इस 120 बिलियन रुपीस से मैं कितना स्कूल्स खोल सकता था, मैं कितना हॉस्पिटल्स बना सकता हूं, मैं कितना रोजगार दे सकता हूं, जो इस वक्त इस मुल्क का डिमांड है, मेरे नौजवानों का डिमांड है। मगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली सिंध का हक छीन रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं हमें हमारा मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना डेवलपमेंट में, ना गवर्नेंस में, ना सियासत में, ना जमहूरियत में, ना किसी फोरम पे। तो प्रोपेगेंडा और गैर जमहूरी ताकतों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। बलोच साहब, अकरम बलोच। अपोजिशन पर जो हिट कर रही है वफाकी हुकूमत और सिंध की हक छीन रही है, ये इल्जामात अपनी जगह पर है और वो इसको भी इंजॉय कर रही है वफाकी हुकूमत, बड़े फख्र से मतलब इंजॉय कर रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जो जाराना पॉलिसी है वो सामने क्यों नहीं आ रही है, जबकि यहाँ सिंध असेंबली में भी जाराना पॉलिसी को अपनाया है। तो क्या इसी तरह इंजॉय करते रहेगी, हुकूक भी छीनती रहेगी वफाकी हुकूमत और अपोजिशन और खासतौर पर पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार करेगी? एक तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार कर रही थी। अगर कोई है जो जमहूरियत के लिए, 18वीं आइन के लिए और छोटे सूबे के हुकूक के लिए, ना सिर्फ इलेक्शन में मगर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लाउड आवाज़ उठा रहा है, तो वह मैं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हूँ। पार्लियामान में हमारा एहतजाज और स्पीचेस जहाँ हो सकते हैं हम होते हैं, लेकिन वहाँ वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला रहे हैं। हम पार्लियामानी एहतराम और अदब के साथ हाउस को चलाना चाहते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से ऑपोजिशन यहाँ सिंध में चलाना चाह रहे हैं, जहाँ वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारा सकाफत का, हमारा ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं चल सकता है। लेकिन मैं आपको री एम्फसाइज करना चाहूँगा, हाँ, हमने इस हुकूमत को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए। हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है। ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था, उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था। तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नजरिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कामरान नज़ीर, प्लीज चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बातें आ रही हैं कि सिंध कैबिनेट के जो 4 मिनिस्टर हैं उनको भी बेनामी अकाउंट केस में। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, अगर आपने जाना है प्लीज जाए, लेकिन बारी बारी में सवाल पूछेगा। ऐसे आई कांट आंसर द क्वेश्चंस ऑल एट वंस। प्लीज कंटिन्यू। एक्स मिनिस्टर्स हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट केस में उनका भी नाम आ गया है। और सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कोई दबाव? मैंने वैसे कोई ऐसा 4 वज़ीर का या एक्सेट्रा का नहीं सुना था, लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम दे दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेके क़यादत तक 18वीं आइन की दिफा करने के लिए, जमहूरियत की दिफा करने के लिए, इंसानी हकूक़ की दिफा करने के लिए, हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है। हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? हम अपने असूलों पे खड़े रहेंगे, हम जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करेंगे, हम अवाम के लिए जद्दोजहद करेंगे।
थैंक यू। मुगैरी साहब सिंध से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो आपको जमहूरियत खतरे में क्यों नजर आती है? दूसरा, अगर अदालतें पाकिस्तान की हैं तो जेएडी की तहकीकात सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, इसमें आपको अगर आप टीवी ने कॉर्पोरेशन थोड़ा ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक तो मैं समझता हूँ ओके एहसान के लिए आप मुझे बताएं जब खत्म हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली वाहिद असम्बली है जिसने पाकिस्तान की करारदाद पास की। सिंध असम्बली में आगा सिराज दुरानी से मुलाकात की। का कोई पकड़ा जाए जमहूरियत खतरा में, जमहूरियत एहतसाब से ख़तरा में नहीं होता। जमहूरियत एहतसाब से और मजबूत हो जाता है, मगर उस एहतसाब जो है वो क्रॉस द बोर्ड होना पड़ेगा। कोई होली काउज नहीं हो सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे सीरियस है। वो वाहिद जमात है जो कहता है चाहे आप आम शहरी हो, आप सियासतदान हो, आप जनरल हो, आप जज हो, आपको एक ही निज़ाम, एक ही रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जब तक यकतरफा एहतसाब होगा, जब तक सियासी एहतसाब होगा, चाहे वो मुखालिफिन बाहर के मुखालिफिन हो या आपके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना रहे हैं आपका सूबा में, आप उस बहाने पे उनके भी उठाए, ये सब सियासत और सियासी किरदार है। और जब रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर मेरे लिए ये सिर्फ मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, एक प्रेसिडेंट सेट किया जाता है सब के लिए। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कत्ल केस का नाइंसाफ़ी सिर्फ मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं था, पूरे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी था। आप अगर आपने अरेस्ट किसी को करना है, आप रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सबको इक्वली ट्रीट कर ले। अगर आपने आगा सिराज दुरानी साहब को एक झूठा मुकदमे पे अरेस्ट करना है तो फिर आपके पास एक पूरा का पूरा लिस्ट होगा जिसके खिलाफ एसेट्स बियॉन्ड नीम्स के नाम पर इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। या उन सबको अरेस्ट कर ले और उन सबको कहीं और से अरेस्ट कर ले या किसी को अरेस्ट नहीं करे। There has to be two laws. And बिल्कुल हम वफाक की सियासत पे यकीन रखते हैं। But once again it comes down to rule of law. अगर आपका कानून कहता है कि जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है, अगर कानून कहता है कि जहां जुर्म हुआ वहां आपका ट्रायल होगा, तो सिर्फ भुट्टोस के लिए आप क्यों पिंडी तैयार किया जाता है? There has to be the same law for me and the same law for you. So if there's no rule of law in Pakistan, there can't be democracy in Pakistan. नेक्स्ट टाइम मैं किस बिलावल साहब ये बताएं, देखो मुझे दिया है भाई, प्लीज को आप सवाल करें। जी बिल्कुल। बिलावल साहब ये बताएं कि आपकी पूरी बातों से एक तो आपने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से ऐसे इदारे बनाए हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से या पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम करे, जिनमें आप का जिक्र किया। आप जब भी अस्पतालों का जिक्र करते हैं तो आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि अगर ऐसी अच्छी अस्पतालें हैं तो आप मियाँ नवाज शरीफ का इलाज यहाँ क्यों नहीं करवाते? ये मुखालिफिन कहते हैं आपके कि आप उन्हें सलाह दें कि यहाँ आकर इलाज कराए, बाहर क्यों करें? थैंक यू शाहरियार साहब। एक तो मैंने ये ऑफ़र दिया था मियाँ साहब को कि हमारा NICVD का जो हॉस्पिटल है पाकिस्तान का बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल भी है, मुफ्त सब फैसिलिटीज़ मौजूद है। मेरे लिए एक ऑनर होगा अगर मैं नवाज शरीफ साहब को अपना सूबा में होस्ट कर सकूँ और उनका जो हेल्थ के इश्यूज़ है वो देख सकूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मियाँ नवाज शरीफ साहब का, काफ़ी बीमार है और
और जो भी एक कार्डियक पेशेंट होगा वो चाहेगा कि जो उनके वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पहले शायद सर्जरी की हो एक्सेट्रा, ये कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक इलाज की बात है NICVD इज एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट टू एनी इंटरनेशनल हॉस्पिटल। जमील आप दूसरा मैं इंचार्ज नहीं, खावर कौन है? Sorry, repeat your question. आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे, लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की हालत है वो किसी भी साल में ADP मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकी और इस साल भी ADP की बहुत खराब सूरत हाल है, तो क्या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? देखो, आपका बहुत शुक्रिया। देखो, आपका मेरा कारकर्दगी बुरा हो या अच्छा हो, ये आपका हक है, ये आपके फैसिलिटीज़ है, ये आपका रिसोर्सेज है। यू कांट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बाकी सूबों को ADP का इस्तेमाल ज़रा देख लें। खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अभी मगर पिछले जो 5 साल है बाकी सब सूबे से पीछे थे। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हम और काम कर सकते हैं, हम बेहतरी ले आ सकते हैं। हर दफ़ा हर जगह बेहतरी की स्पेस होता है। जितना भी आप काम करते हो उतना ही अंदाजा होता है कि इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda that Pakistan People's Party doesn't govern. Pakistan People's Party cannot govern. Pakistan People's Party can govern. Pakistan People's Party is the only party who has governed. Pakistan People's Party may not do propaganda. Pakistan People's Party may not do this tamasha that the other parties do.